हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने बात की थी अबाउट द डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड देयर टेस्ट एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी। आज की क्लास में हम बात करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की। जो अमाइनो एसिड्स के बारे में हमने पीछे स्टडी किया है कि अमाइनो एसिड्स की ये स्ट्रक्चर होती है। टोटल जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो कितने होते हैं, 20 टाइप्स के होते हैं। और ये जो 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स होते हैं वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन में कंबाइंड होकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं या प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। तो प्रोटीन का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो एक दूसरे से किस तरीके से बाइंड होकर एक लॉन्ग पॉलीमर का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो प्रोटीन स्ट्रक्चर में, प्रोटीन की स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करने से पहले हमने प्रोटीन के बारे में पढ़ा था कि प्रोटीन्स क्या होती है। जनरली प्रोटीन्स आर हाई मॉलिक्यूलर वेट, हाई मॉलिक्यूलर वेट, हाई मॉलिक्यूलर वेट हेट्रोपॉलीमर ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन्स क्या होते हैं, किसके पॉलीमर्स होते हैं, अल्फा अमाइनो एसिड्स के। कैसे पॉलीमर्स होते हैं, हेट्रोपॉलीमर्स होते हैं। अब हमने तो जो अमाइनो एसिड्स देखे हैं उनको सिंगल सिंगल देखा है कि वो सिंगल सिंगल होते हैं। एक अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर ये हो गई, दूसरी ये हो गई, वो सिंपल जो जनरल स्ट्रक्चर हमने बात की थी वो सब होते हैं। तो ये जो अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो आपस में किस तरीके से एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। तो ये जो अल्फा अमाइनो एसिड्स होते हैं वो जनरली ज्वाइन टुगेदर with peptide bond, मीन्स कि जो अल्फा अमाइनो एसिड्स हैं वो आपस में कौन से बॉन्ड के हेल्प से, पेप्टाइड बॉन्ड के हेल्प से कंबाइंड होकर, ज्वाइन होकर एक क्या बनाते हैं, हेट्रोपॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं। और क्योंकि बहुत सारे जो है अल्फा अमाइनो एसिड्स कंबाइंड हो जाते हैं तो उसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। देन जो प्रोटीन्स की डेफिनेशन, प्रोटीन्स आर हाई मॉलिक्यूलर वेट हेट्रोपॉलीमर ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड ज्वाइन टुगेदर विथ पेप्टाइड बॉन्ड। जो अल्फा अमाइनो एसिड्स या सिंपली हम बोले अल्फा अमाइनो एसिड्स कौन से बॉन्ड के हेल्प से एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से कनेक्टेड रहते हैं। अगर हम प्रोटीन के कंपोजिशन की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट, एवरेज कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, किस बेस पे, एलिमेंट के परसेंटेज के बेस पे। तो इसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो होता है मैक्सिमम वो किसका होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है 50 to 55%। एक प्रोटीन जो होता है उसमें 50 to 55% क्या होता है, कार्बन। ऑक्सीजन 20 to 24%, ऑक्सीजन 20 to 24% होता है। इसके अलावा नाइट्रोजन 16, हाइड्रोजन 7, नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होता है, 16%, हाइड्रोजन 7%। हमने देखा था इनिशियल जो हमारे लेक्चर थे उनके अंदर हमने बात की थी कि ये जो है एलिमेंट जनरली अमाइनो एसिड्स में प्रेजेंट होते हैं। और एक और एलिमेंट हमने देखा था सल्फर जो होता है वो प्रेजेंट होता है 0.3 to 0.5%। तो ये एवरेज कंपोजिशन होती है किसी भी प्रोटीन की जिसमें ये मेनली जो है ये 5 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे कम परसेंटेज किसका होता है, सल्फर का होता है। क्योंकि हमने देखा था कि आउट ऑफ 20 अमाइनो एसिड्स कुछ अमाइनो एसिड्स ही ऐसे थे जैसे एस्टिडीन हो गया, सिस्टीन हो गया, जिनमें कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, सल्फर प्रेजेंट होता है। बाकी कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन ये सभी अमाइनो एसिड्स के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं एक और पॉइंट के बारे में कि हमने देखा कि जो ये अमाइनो एसिड्स होते हैं वो कौन से बॉन्ड के हेल्प से एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड के हेल्प से कनेक्टेड रहते हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पर किसके बारे में, पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन के बारे में, कि पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है।
पेप्टाइड बॉन्ड किस तरीके से फॉर्म होता है? देखो पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड इज ए एमाइड लिंकेज। क्या होता है? एक टाइप का ये एमाइड लिंकेज होता है। एमाइड लिंकेज क्या होता है? जिसमें इस तरीके से कार्बन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन और यहाँ पे जो भी अदर जो एलिमेंट जुड़ा होगा, तो इसको जनरली क्या बोला जाता है? एमाइड लिंकेज बोला जाता है। तो पेप्टाइड बॉन्ड एक टाइप का क्या है? एमाइड लिंकेज है। और ये जो एमाइड लिंकेज है इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? फॉर्म्ड बिटवीन किस किस के बीच में इसका फॉर्मेशन होगा? अल्फा अमाइनो ग्रुप ऑफ ए अमाइनो एसिड एंड अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ सेकेंड अमाइनो एसिड। ये लैंग्वेज में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो पेप्टाइड बॉन्ड है एक टाइप का क्या होता है? एमाइड लिंकेज होता है। और उसका जो फॉर्मेशन होता है वो किस किस के बीच में होता है? क्योंकि मिनिमम जो है एक पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में कितने अमाइनो एसिड को पार्टिसिपेट करना कंपलसरी होता है? 2 अमाइनो एसिड्स। तब जाके ही उनके बीच में क्या बनेगा? पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। मोर देन 2 फिर आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन मिनिमम 2 अमाइनो एसिड्स वहाँ पर प्रेजेंट होने चाहिए, तब जाके किसका फॉर्मेशन होगा? पेप्टाइड बॉन्ड का। तो पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? एक तो पार्टिसिपेट करेगा अल्फा अमाइनो ग्रुप। एक अमाइनो एसिड्स का कौन सा ग्रुप? अल्फा अमाइनो ग्रुप। और जो सेकंड अमाइनो एसिड है उसका कौन सा ग्रुप? का अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये दोनों कंबाइंड होके कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? एमाइड लिंकेज या फिर क्या बोल सकते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड का क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। ओके, रिएक्शन के फॉर्म में इसको हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है। ये ध्यान रखना कि किस टाइप का लिंकेज होता है? एमाइड लिंकेज होता है। जनरल स्ट्रक्चर आप लोगों को पता होगी, अमाइनो एसिड की जनरल स्ट्रक्चर हमने बनाई थी कि यहाँ पर क्या होता है? एक कार्बन हो गया, ओके, इधर हाइड्रोजन, ये R1 मतलब कोई भी यहाँ पर हम एक अमाइनो एसिड को डिफ्रेंशिएट करने के काम में ले रहे हैं। और मैंने ये भी बताया था कि जो अमाइनो ग्रुप होता है उसको हमेशा अमीनो एसिड के कौन से साइड में लिखा जाता है? कौन से साइड में हम राइट करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करते हैं? राइट करते हैं इसको। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? NH2, ये H और ये हो गया H, ये NH2 हो गया। इधर यहाँ पर कौन सा ग्रुप होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप, C डबल बॉन्ड O, ये O और H, ये कौन सा ग्रुप हो गया? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये फर्स्ट अमाइनो एसिड है। इसी तरीके से सेकंड अमाइनो एसिड को भी हमको इसी तरीके से रिप्रेजेंट करना है। ये अल्फा कार्बन हो गया, इसके साथ में एक हाइड्रोजन अटैच है। ये R1, वहाँ पर R1 है, यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं? R2, ताकि हम दोनों को क्या कर सके? डिफ्रेंशिएट कर सके कि ये एक अलग अमाइनो एसिड है और ये डिफरेंट अमाइनो एसिड है। यहाँ पर इस साइड में कौन सा ग्रुप होगा? C डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एंड दिस साइड अमाइनो ग्रुप NH एंड H। ओके, अब देखो यहाँ पर जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पे ये एक टाइप की क्या होती है? डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है। किस टाइप की रिएक्शन होती है? डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है। और यहाँ से क्या होता है? ये जो वाटर मॉलिक्यूल होता है ये क्या हो जाता है? सेपरेट हो जाता है, यहाँ से एग्जिट हो जाता है वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल जैसे ही एग्जिट होगा तो देखो यहाँ पर नया जो है फॉर्म क्या होगा? दिस इज कार्बन, हाइड्रोजन, R1, दिस इज NH2, ये C डबल O, और यहाँ से OH ग्रुप जा चुका है और यहाँ से हाइड्रोजन ग्रुप जो है वो किसके साथ कंबाइन हो गया है? OH ग्रुप के साथ में कंबाइन हो गया है। देन यहाँ पर क्या आएगा? नाइट्रोजन, ये क्या हो गया? नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के साथ में कौन अटैच है? हाइड्रोजन, ये कार्बन, हाइड्रोजन, ये R2 एंड दिस इज COOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो यहाँ पर जो है ये वाला जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है, दिस वन,
इस बॉन्ड को कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलेंगे इसको? पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे। कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया? ये पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। ओके, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि पेप्टाइड बॉन्ड कौन कौन से ग्रुप के बीच में? फर्स्ट अमाइनो एसिड का कौन सा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एंड सेकेंड अमाइनो एसिड का कौन सा ग्रुप? अमाइनो ग्रुप। उनके बिटवीन जो है कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है? पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और ये जो स्ट्रक्चर बन गई, इसमें कितने अमाइनो एसिड अटैच है? 2 अमाइनो एसिड। तो इसको क्या बोलते हैं? डाईपेप्टाइड। क्या बोलेंगे इसको? डाईपेप्टाइड। डाईपेप्टाइड। ओके, अब यहां पर हम इस पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में अगर थोड़ा बात करें तो जो पेप्टाइड बॉन्ड है इसकी जो जनरल लेंथ होती है, जनरली जो है कोई भी जो कार्बन नाइट्रोजन जो बॉन्ड होता है, कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है उसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? 1.45 एंगस्ट्रॉम। नॉर्मल लेंथ बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन, नॉर्मल लेंथ ऑफ कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। ठीक है, पेप्टाइड के अलावा जहां पर ये कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है वहां पर इसकी लेंथ कितनी होती है? 1.5 एंगस्ट्रॉम। और लेकिन जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है उसमें भी किस किस के बीच में है ये बॉन्ड? कार्बन एंड नाइट्रोजन के बिटवीन है। तो इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? कार्बन नाइट्रोजन लेंथ इन पेप्टाइड बॉन्ड 1.33 एंगस्ट्रॉम, मतलब इससे कम होती है। जनरली नॉर्मल जो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड होता है उसकी लेंथ कितनी होती है? 1.45 एंगस्ट्रॉम। लेकिन पेप्टाइड के अंदर जो पेप्टाइड बॉन्ड में जो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में या पेप्टाइड बॉन्ड की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? 1.33 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम आप लोग जानते होंगे, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू क्या होता है? 10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होता है? 10 मीटर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर ये जो लेंथ इसकी डिक्रीज हो गई है, किसकी? कार्बन नाइट्रोजन की। उसका रीजन होता है, आप हायर क्लासेस में जाके इसको और अच्छे से स्टडी करोगे कि ये जो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड होता है वो जनरली क्या होता है? पार्शियली डबल बॉन्ड होता है। पार्शियली क्या होता है? डबल बॉन्ड की तरह बिहेव करता है, डबल बॉन्ड की तरह बिहेव करता है। केमिस्ट्री में आप आगे जाके स्टडी करोगे अबाउट द रेजोनेंस। तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन के ऊपर ये जो डबल बॉन्ड है इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर क्या फ्री होता है? लॉन पेयर फ्री होता है, क्योंकि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में आ गए। इधर एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के साथ में, एक हाइड्रोजन और एक इस वाले कार्बन के साथ में, बाकी इसके पास में 2 क्या रह गए? लॉन पेयर फ्री रह जाते हैं। तो ये लॉन पेयर फ्री रहने के कारण यहाँ पर एक डबल बॉन्ड और लॉन पेयर अल्टरनेट में आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या जनरेट होता है? रेजोनेंस जनरेट होता है। और ये जो दोनों बॉन्ड होते हैं जनरली, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच वाला ये वाला बॉन्ड और ये नाइट्रोजन, ये जनरली क्या होता है? पार्शियली डबल बॉन्ड होता है। कैसा होता है? पार्शियली डबल बॉन्ड होता है। और अप्रोक्स अगर एक कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हम देखें तो इसकी जो डबल बॉन्ड की जो नेचर होता है वो अप्रोक्स कितना होता है? 40% तक ये क्या रहता है? डबल बॉन्ड के नेचर शो करता है। और इसी नेचर की वजह से या पार्शियली डबल बॉन्ड की वजह से इसकी लेंथ डिक्रीज होकर कितनी हो जाती है? 1.33 एंगस्ट्रॉम हो जाती है। क्लियर? तो यहाँ पर हमने किसके बारे में बात की कि किस तरीके से पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में फर्स्ट अमाइनो एसिड का कौन सा ग्रुप पार्टिसिपेट करता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। एंड सेकेंड अमाइनो एसिड का कौन सा ग्रुप पार्टिसिपेट करेगा? अमाइनो ग्रुप। फर्स्ट का कार्बोक्सिलिक एंड सेकेंड का अमाइनो ग्रुप। ये हमने 2 अमाइनो एसिड्स को कंबाइन किए। अब ये जो फ्री एंड है, हम यहाँ पर कितने भी जो है अमाइनो एसिड कनेक्ट करते जाए, लास्ट में जाके हमको यहाँ पर क्या मिलेगा? एक एंड जो है अमाइनो ग्रुप क्या रहेगा? फ्री रहेगा। उस साइड में कौन सा ग्रुप फ्री रहेगा? अमाइनो ग्रुप। और इस साइड में कौन सा ग्रुप फ्री रहेगा? कितने भी अमाइनो एसिड इसके साथ में कनेक्टेड होते जाए, COH ग्रुप। तो जनरली जो अमाइनो एसिड का जहां पर अमाइनो ग्रुप फ्री कंडीशन में प्रेजेंट होता है उसको कौन सा टर्मिनल बोलते हैं? एन टर्मिनल। इसको क्या बोलेंगे? एन टर्मिनल। और इसी तरीके से जहां पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री कंडीशन में प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलेंगे? सी टर्मिनल। ये वर्ड्स आप लोगों को सुनने को मिलेंगे कहीं ना कहीं आगे जाके कि ये एन टर्मिनल, प्रोटीन का एन टर्मिनल, प्रोटीन का सी टर्मिनल, तो वो क्या होते हैं?
ये एक पॉलीपेप्टाइड जो चेन बनती है उसमें जहां पर अमाइनो ग्रुप फ्री कंडीशन में प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, एन टर्मिनल, और जहां पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री स्टेज में रहता है उसको क्या बोलते हैं, सी टर्मिनल। तो ये किसके बारे में हो गया, पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन के बारे में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं अबाउट पेप्टाइड एंड पॉलीपेप्टाइड। अभी हमने बात की पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, पेप्टाइड। व्हाट इज पेप्टाइड, पेप्टाइड्स क्या होते हैं। ए पेप्टाइड इज ए कंपाउंड, पेप्टाइड के बारे में बात करें हम, यहाँ पर जनरली बॉन्ड नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ, ओनली पेप्टाइड। ए पेप्टाइड इज ए कंपाउंड consisting two or more amino acid, consisting two or more amino acid। ओके, अब ये जो पेप्टाइड्स हैं वो टू टाइप्स के हो सकते हैं। कितने टाइप्स के हो सकते हैं, टू टाइप्स के हो सकते हैं। एक तो इसमें क्या होता है कि ऑलिगोपेप्टाइड, इनको कितने टाइप में क्लासिफाई किया जा सकता है, टू टाइप्स में। एक तो होता है ऑलिगोपेप्टाइड्स, ऑलिगोपेप्टाइड्स, एंड सेकंड होता है पॉलीपेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स। ओके, अब देखो ऑलिगोपेप्टाइड्स क्या होते हैं। हमने जनरली पेप्टाइड्स के बारे में क्या डेफिनेशन दी, पेप्टाइड्स आर कंपाउंड विच कंसिस्ट टू और मोर अमाइनो एसिड्स। अब जो अमाइनो एसिड्स हैं वो जनरली किससे कनेक्टेड रहेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड से कनेक्टेड रहेंगे। तो इनको हम टू कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं, एक तो ऑलिगोपेप्टाइड एंड सेकेंड पॉलीपेप्टाइड। ऑलिगोपेप्टाइड्स जो जनरली होते हैं उनमें जो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं वो कितने होते हैं, मोर देन 10 एंड लेस देन 20। ये किस में आता है जनरली, ऑलिगोपेप्टाइड में। किस में आएगा ये, ऑलिगोपेप्टाइड्स में आते हैं। और पॉलीपेप्टाइड्स में जो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं वो जनरली कितने होते हैं, मोर देन 20 एंड लेस देन 100, या इससे भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जनरली ये वाला जो है ये कंडीशन यहाँ पर फॉलो होनी चाहिए, मोर देन 20 अमाइनो एसिड्स उनमें क्या होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए। तो उस चेन को हम क्या बोलेंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन्स कहेंगे। और ऑलिगोपेप्टाइड्स मोर देन 10 एंड लेस देन 20। और अब जो 10 से कम रह गए, मतलब यहाँ पर हमने किसके बारे में बात की, मोर देन 10, तो बिलो 10 जो होते हैं वो कौन से हो गए, पेप्टाइड्स। बिलो 10 मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक जो है वो किस में आते हैं, पेप्टाइड्स में आते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखें इसका एग्जांपल, अगर कोई भी जो है 2 अमाइनो एसिड्स आपस में एक पेप्टाइड बॉन्ड से अगर कनेक्टेड है तो इस स्ट्रक्चर को जनरली क्या बोला जाएगा, डाईपेप्टाइड। क्या बोलेंगे इसको, डाईपेप्टाइड। तो और अगर यहाँ पर कितने अमाइनो एसिड है, 3 अमाइनो एसिड है, और वो 3 अमाइनो एसिड एक दूसरे से किससे अटैच है, विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। ये कौन सा हो गया, ट्राईपेप्टाइड। इसी तरीके से टेट्रापेप्टाइड में कितने अमाइनो एसिड होंगे, 4 अमाइनो एसिड, पेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड 1, 2, 3 एंड 4 अमाइनो एसिड्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। इसी तरीके से पेंटा में कितने होंगे, 5 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होंगे। तो जनरली यहाँ से क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी अमाइनो एसिड प्रेजेंट इन ए ट्राईपेप्टाइड, और यह पूछेंगे कि हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट इन ए ट्राईपेप्टाइड। तो यहाँ पर दिखता है कि ट्राईपेप्टाइड कितने बॉन्ड होंगे, 3 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो ये पेप्टाइड वर्ड है यहाँ पर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स को, ना कि नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड को। तो यहाँ पर जैसे डाईपेप्टाइड आता है, डाईपेप्टाइड में मतलब पेप्टाइड से हम क्या कंसीडर करेंगे कि उसमें कितने अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है, 2 अमाइनो एसिड, और 2 अमाइनो एसिड प्रेजेंट है तो उनके बीच में कितना बॉन्ड होगा, पेप्टाइड बॉन्ड सिंगल। तो एक डाईपेप्टाइड में नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स कितने होंगे, 2, एंड नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड
पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे 1। इसी तरीके से ट्राईपेप्टाइड में नंबर ऑफ अमाइनो एसिड कितने हैं 3, 1 2 3 एंड नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड 1 एंड 2। टेट्रापेप्टाइड में नंबर ऑफ अमाइनो एसिड 4, 1 2 3 एंड 4 एंड नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड 3, 1 2 एंड 3। तो इस तरीके से ये किन की स्ट्रक्चर होती है, पेप्टाइड की स्ट्रक्चर होती है। ओके, अब अगर ये जो पेप्टाइड है इनमें नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स को इंक्रीज कर दिया जाए और वो नंबर किस रेंज में हो, मोर देन 10 एंड लेस देन 20, तो जनरली उनको क्या बोला जाता है, ओलिगोपेप्टाइड बोला जाता है। एंड पॉलीपेप्टाइड चेन्स में जनरली मोर देन 20 क्या प्रेजेंट होते हैं, अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब हम बात करें कि जो प्रोटीन स्ट्रक्चर होती है इनमें से हम किसी को भी प्रोटीन नहीं बोल सकते, ना पेप्टाइड को बोल सकते हैं, ना ओलिगोपेप्टाइड को, ना पॉलीपेप्टाइड को। जो प्रोटीन्स होती है उनका जनरली क्या होता है, उनमें जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो मोर देन 100 होते हैं। प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड्स का नंबर क्या होता है, मोर देन 100 होता है और उनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है मिनिमम कितना होना चाहिए, 10,000 डाल्टन के आसपास होना चाहिए। और वही जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो एज ए प्रोटीन फॉर्म में एक्टिव रहती है या एक्टिव फॉर्म में वर्क करती हैं। अगर वो उनकी स्ट्रक्चर इस तरीके से नहीं होगी तो वो जनरली स्ट्रक्चर नहीं फंक्शन नहीं करती हैं। तो एक प्रोटीन मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ अमाइनो एसिड जनरली कितने होते हैं, मोर देन 100 होते हैं एंड उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना होता है, अप्रॉक्स 10,000 डाल्टन के आसपास होता है। लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी हैं, जैसे मैंने बोला कि जब तक वो एक प्रोटीन में ये पेप्टाइड, ओलिगोपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड किस में कन्वर्ट नहीं हो जाते, प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं हो जाते, तब तक वो एक्टिव फॉर्म में वर्क नहीं करते हैं। लेकिन काफ़ी ऑर्गेनिज्म में ऐसे भी एग्जाम्पल्स है जहाँ पर जो सिंगल पेप्टाइड होते हैं वो भी फंक्शनल होते हैं, मींस वो भी कुछ ना कुछ अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इसके हम एग्जाम्पल्स देखेंगे कि कुछ बायोलॉजिकली एक्टिव पेप्टाइड्स के बारे में हम बात करते हैं। बायोलॉजिकली एक्टिव पेप्टाइड, बायोलॉजिकली एक्टिव पेप्टाइड जनरली जो पेप्टाइड होते हैं वो बायोलॉजिकली एक्टिव नहीं होते हैं। इन पेप्टाइड को किस में कन्वर्ट होना होता है, पॉलीपेप्टाइड में, देन प्रोटीन में, और तब जाके ये कोई फंक्शनल फॉर्म में प्रॉपर फंक्शन कर पाते हैं। लेकिन कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर हैं जो कि बायोलॉजिकली क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। उनमें सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल आता है ऑक्सीटोसिन। फर्स्ट एग्जाम्पल के बारे में हम बात करें, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ऑक्सीटोसिन एक क्या होता है, हार्मोन होता है, पिट्यूटरी हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है ये, पिट्यूटरी हार्मोन होता है। पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है जो कि ब्रेन में प्रेजेंट होती है उससे ये क्या होता है, सिक्रेट होता है, पिट्यूटरी हार्मोन होता है। और जनरली इसके अंदर कितने अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, 9 अमाइनो एसिड्स का ये बना होता है। 9 अमाइनो एसिड, कितने अमाइनो एसिड से फॉर्म होता है, 9 अमाइनो एसिड, मीन्स कि इसको क्या बोलेंगे, नोना पेप्टाइड। क्या बोलेंगे इसको, नोना पेप्टाइड। ये एक्टिव होता है। हम देख रहे हैं कि ये 9 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होने में मतलब ये सिंपली जो है पेप्टाइड फॉर्म में है, फिर भी ये क्या होता है, कुछ ना कुछ फंक्शन क्या करता है, परफॉर्म करता है। और जनरली ये किस किस में हेल्प करता है, एक तो ये वर्क करता है फंक्शन ऑन यूटेराइन मसल्स, यूटेराइन जो मसल्स है उन पे वर्क करता है। और दूसरा ये हेल्प इन इजेक्शन ऑफ मिल्क, जो मेमरी ग्लैंड्स होती है उनसे मिल्क के इजेक्शन में भी क्या करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करेगा, हेल्प करेगा। और ये क्या होता है, एक टाइप का नोना पेप्टाइड होता है जो एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा एक और होता है ग्लूटाथायोन। सेकेंड एग्जाम्पल बायोलॉजिकली एक्टिव पेप्टाइड का ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन इज ए टाइप ऑफ ट्राईपेप्टाइड। क्या होता है एक टाइप का ये, ट्राईपेप्टाइड। ट्राईपेप्टाइड से हमको समझ में आ रहा है कितने अमाइनो एसिड्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, 3 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। ग्लूटामिक एसिड,
सिस्टीन एंड ग्लाइसिन किस किस से मिलके बना होता है ये? ग्लूटामिक एसिड, सिस्टीन एंड ग्लाइसिन, ये जो 3 अमाइनो एसिड्स है ये मिलके और किसका फॉर्मेशन करते हैं? ग्लूटाथायोन का फॉर्मेशन करते हैं। ये काफ़ी सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर यूज होता है ग्लूटाथायोन। उसके बाद में आता है एक और आता है ब्रेडिकाइनिन। थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए हम इसका, ब्रेडिकाइनिन। ब्रेडिकाइनिन जो होता है ये भी एक क्या होता है? पेप्टाइड होता है, और इसके अंदर भी कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं? 9 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। कितने? 9 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। नोना पेप्टाइड ये होता है, नोना पेप्टाइड। एक एग्जांपल और यहां पर हम देखते हैं, एमिनिटीन। एक और एग्जांपल यहां पर देखते हैं, एमिनिटीन जो होता है फोर्थ एग्जाम्पल, एमिनिटीन। ये जनरली क्या होता है? ये साइक्लिक पेप्टाइड होता है, एक टाइप का क्या होता है? साइक्लिक पेप्टाइड ऑफ 8 अमाइनो एसिड्स। हाईली पॉइजनस होता है। ये क्या होता है? हाईली पॉइजनस होता है। और जनरली ये कौन प्रोड्यूस करता है? कहाँ से? ये मशरूम्स, जो मशरूम्स होते हैं। और मशरूम्स कौन से जीनस के मशरूम्स जनरली इसको प्रोड्यूस करते हैं? एमेनिटा। इन मशरूम्स का जो जीनस होता है वो कौन सा होता है? एमेनिटा। नीटा जीनस के जो मशरूम्स होते हैं वो एमिनिटीन का प्रोडक्शन करते हैं। हाईली ये क्या होता है? पॉइजनस होता है। अगर ये हमारी बॉडी में जाए तो इससे हमारी डेथ भी हो सकती है। जनरली ये क्या करता है? हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज। ये 3 टाइप्स के होते हैं आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। इनमें से जो सेकंड और थर्ड एंजाइम होता है, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड एंड आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो एंजाइम होते हैं उनको अपना प्रॉपर फंक्शन करने से ये रोकता है। कौन? एमिनिटीन। जिससे कि, और आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है? जब डीएनए से किसका फॉर्मेशन होता है? आरएनए का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर कौन से एंजाइम काम में आते हैं? आरएनए पॉलीमरेज। और फिर आरएनए से किसका फॉर्मेशन होता है? प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ये प्रोसेस है जिनको हम बाद में आगे स्टडी करेंगे। डीएनए, आरएनए, और आरएनए से फिर किसका फॉर्मेशन? प्रोटीन का फॉर्मेशन। और यहाँ पर जो है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज होता है, और इसको ब्लॉक कौन कर सकता है? एमिनिटीन, जो कि एक क्या होता है? साइक्लिक पेप्टाइड होता है। 8 अमाइनो एसिड्स का ये बना होता है। ओके। इसके अलावा एक हम सिंथेटिक पेप्टाइड के बारे में बात करते हैं। सिंथेटिक पेप्टाइड, एस्पार्टेम। एस्पार्टेम का आप लोगों ने नाम सुना होगा। एक स्वीटनर होता है, आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है, जिसको जनरली यूज किया जाता है, लेकिन इसके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, कैंसर वगैरह। एस्पार्टेम पेप्टाइड्स का ये एग्जाम्पल है, ये बायोलॉजिकल एक्टिव एस्पार्टेम। एस्पार्टेम एस्पार्टेम क्या होता है? कॉमर्शियली सिंथेसाइज्ड, पेप्टाइड होता है। पेप्टाइड, या बोल सकते हैं डाई पेप्टाइड। कैसा पेप्टाइड? डाई पेप्टाइड मीन्स कि 2 अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है एस्पार्टेम। क्या खास बात होती है इसके अंदर? इसमें खास बात ये होती है कि ये नॉन सैकराइड आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है, और ये 200 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज। सुक्रोज से ये कितना स्वीट होता है? 200 टाइम्स स्वीट होता है। ओके। जनरली जैसे जो सुक्रोज होता है, जहाँ पर सुक्रोज की 200 किलोग्राम की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पर एस्पार्टेम ओनली 1 किलोग्राम में वो काम कंप्लीट कर सकता है। तो इतना ज़्यादा ये क्या होता है? स्वीट होता है एस्पार्टेम।
सुक्रोज जनरली क्या होते हैं, सैकेराइड्स होते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट, एक टाइप का क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट होता है। लेकिन जो एस्पार्टेम होता है वो क्या होता है, नॉन कार्बोहाइड्रेट मटेरियल होता है, नॉन कार्बोहाइड्रेट मटेरियल होता है। और इसको आर्टिफिशियली जो है सिंथेसाइज किया जाता है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है वहाँ पर इनका प्रोडक्शन किया जाता है एस्पार्टेम का। 2 अमाइनो एसिड्स, यहाँ पर एक अमाइनो एसिड होता है ग्लूटामिक एसिड और एक होता है फिनाइल एलेनिन। इन दोनों को जो है कंबाइन करवा के क्या तैयार किया जाता है, एस्पार्टेम तैयार करवाया जाता है। और ये एज ए स्वीटनर यूज होता है और इसकी ये क्वालिटी होती है कि ये 200 टाइम्स ज़्यादा किससे स्वीट होता है, सुक्रोज से स्वीट होता है। ओके, इसके बाद में हम बात करते हैं प्रोटीन के ऑर्गेनाइजेशन की। हमने बात की पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन की, देन पेप्टाइड की, ओलिगोपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और कुछ बायोलॉजिकली एक्टिव पेप्टाइड्स के बारे में हमने बात की। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, यहां पर देखो हम किस बारे में बात करेंगे, लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हमने देखा कि जो अमाइनो एसिड्स है पेप्टाइड बॉन्ड के हेल्प से आपस में कंबाइंड होके फाइनली क्या बना लिए, पॉलीपेप्टाइड, एक चेन का फॉर्मेशन कर लिया। अब वो पॉलीपेप्टाइड चेन जो है फाइनल एक एक्टिव प्रोटीन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होने में उसको कौन कौन से लेवल से आगे बढ़ना पड़ता है या कौन कौन से लेवल वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो उस बेस पे जो प्रोटीन है उसकी जो स्ट्रक्चर है या जो उसका लेवल है उसको 4 कैटेगरी में हम कैटेगराइज करते हैं। उसमें फर्स्ट आता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। फर्स्ट कौन सा आता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर, या इसको और क्या बोलते हैं 1 डिग्री स्ट्रक्चर। सेकंड आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर और 2 डिग्री, 2 डिग्री स्ट्रक्चर जनरली इसको बोलते हैं। थर्ड है टर्सरी, टर्सरी स्ट्रक्चर और 3 डिग्री। एंड फोर्थ आती है क्वार्टनरी स्ट्रक्चर, क्वार्टनरी स्ट्रक्चर, क्वार्टनरी स्ट्रक्चर और इसको क्या बोलेंगे 4 डिग्री। और इस फॉर्म में पहुंच के ही जो ज़्यादातर जो प्रोटीन्स होते हैं वो एक्टिव फॉर्म में अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। जब तक वो कौन से फॉर्म में नहीं पहुंच जाते, क्वार्टनरी स्ट्रक्चर फॉर्म में नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक वो एक्टिवली कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है उसको हम ये कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी एंड क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। ओके, आज की क्लास में हम इन 4 आउट ऑफ 4 स्ट्रक्चर है, हम फर्स्ट वाले के बारे में डिस्कस करेंगे अभी प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है एक सिंपलेस्ट लेवल होता है ऑर्गेनाइजेशन का, क्या होता है सिंपलेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिंपलेस्ट लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर सबसे सिंपल होता है। और यहाँ पर ओनली कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। जनरली ये प्राइमरी जो स्ट्रक्चर किसको रिप्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंट ए पॉलीपेप्टाइड चेन, रिप्रेजेंट ए पॉलीपेप्टाइड चेन, polypeptide chain in which amino acids connected with the help of peptide bond or only peptide bond। तो जनरली ये क्वेश्चन पुटअप होता है कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है उनमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ओनली कौन सा बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट होता है, पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा और कोई बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है। तो जैसे यहाँ पर स्ट्रक्चर बना है, यहाँ पर ये
ये बहुत सारे अमाइनो एसिड्स हैं और ये अमाइनो एसिड्स आपस में कनेक्टेड होके एक किसका फॉर्मेशन करते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं उनमें बीच में ओनली कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, पेप्टाइड बॉन्ड। और यही स्ट्रक्चर जो है किसको रिप्रेजेंट करती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर को क्या करेगी, रिप्रेजेंट करती है। ओके, अब जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है उनमें एक एग्जाम्पल आता है इंसुलिन का। इंसुलिन हार्मोन होता है जो जनरली ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल लेते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में समझने के लिए। इंसुलिन पेनक्रियाज से, पेनक्रियाज की जो पेनक्रियाटिक सेल्स होती है वो इसको सिक्रिएट करती हैं। इंसुलिन जो है हार्मोन्स, इंसुलिन हार्मोन ये 2 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है। 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, कौन कौन सी, पॉलीपेप्टाइड चेन ए एंड पॉलीपेप्टाइड चेन बी। पॉलीपेप्टाइड चेन ए जो होती है वो 21 अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है। हाउ मेनी अमाइनो एसिड प्रेजेंट इन पॉलीपेप्टाइड ए चेन, 21 अमाइनो एसिड। एंड इन पॉलीपेप्टाइड बी चेन देयर इज 30 अमाइनो एसिड। इसमें कितने होते हैं, 30 अमाइनो एसिड्स। ओके, ये दोनों जो है अलग अलग सेपरेट होती है, 21 पॉलीपेप्टाइड ए और पॉलीपेप्टाइड बी। जब ये दोनों एक दूसरे से अलग होती है तब वो किसको रिप्रेजेंट करती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन एक्टिव फॉर्म में ये कब कन्वर्ट होती है, जब इनके बीच में, दोनों के बीच में क्या बनता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन, जो कि इसकी सेकेंडरी या टर्सरी स्ट्रक्चर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। जनरली टर्सरी स्ट्रक्चर को ये क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो जैसे हम मान लेते हैं कि ये एक चेन है, ये कौन सी हो गई, ए चेन, और इसमें कितने अमाइनो एसिड टोटल प्रेजेंट है, 21। और ये कौन सी चेन है, ये बी चेन हो गई, ये बी चेन हो गई। इसमें कितने अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, 30 अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, तब तक तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर को। लेकिन ये दोनों चेन का एक्टिव फॉर्म में या इंसुलिन के फॉर्मेशन करने के लिए इन दोनों का जो है एक दूसरे से लिंक्ड होना कंपलसरी है। तो इन दोनों के बीच में कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड इन दोनों के बीच में फॉर्म होता है। और तब ये एक एक्टिव जो है इंसुलिन में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। और हमने बात की थी कि जो डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्म करते हैं वो कौन से अमाइनो एसिड करते हैं, सिस्टीन अमाइनो एसिड, सिस्टीन अमाइनो एसिड। तो ये अगर एग्जांपल पूछा जाए कि प्राइमरी स्ट्रक्चर पॉलीपेप्टाइड ए चेन सेपरेटली हम बात करें तो 21 अमाइनो एसिड्स की बनी होती है, एंड पॉलीपेप्टाइड बी चेन कितने अमाइनो एसिड्स की बनी होती है, 30 अमाइनो एसिड्स की बनी होती है। ओके, देखो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर एक सिंपली सीक्वेंस होता है अमाइनो एसिड्स का, जो कि आपस में ये अमाइनो एसिड कौन से बॉन्ड से अटैच होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से अटैच होते हैं। इनका जो सीक्वेंस होता है ये फिक्स होता है, स्पेसिफिक होता है। जैसे हम ए चेन की बात करें, पॉलीपेप्टाइड चेन के ए चेन की बात करें तो इसका जो फर्स्ट अमाइनो एसिड होता है, ए चेन का जो फर्स्ट अमाइनो एसिड होता है वो होता है ग्लाइसिन। कौन सा अमाइनो एसिड होता है, ग्लाइसिन होता है। और इसका जो लास्ट अमाइनो एसिड होता है वो कौन सा होता है, एस्पार्जिन, N4 एस्पार्जिन, G4 ग्लाइसिन। इसके बीच में भी जो 18 अमाइनो एसिड्स आएंगे वो भी क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं कि कौन से अमाइनो एसिड कौन सी जगह पर आने हैं। उनमें किसी भी टाइप का चेंज नहीं होता है। और इस सब का कंट्रोल किसके पास में होता है, डीएनए के पास में। किसके पास में, डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस पे प्रेजेंट होता है। किसमें प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में। अब हम देखें कि अगर यहाँ पर ये जो एक प्राइमरी स्ट्रक्चर है किसकी, प्रोटीन की, उसमें ऐसा मान लो कि यहाँ पर जो है ल्यूसीन अमाइनो एसिड है। कौन सा है, ल्यूसीन अमाइनो एसिड है। ओके, अब इसकी जगह, ल्यूसीन की जगह किसी भी वजह से म्यूटेशन या कोई चेंजेस की वजह से ल्यूसीन के प्लेस पे कौन सा आ जाए, एलेनिन आ जाए, तो ये जो कंप्लीट जो पॉलीपेप्टाइड ए चेन है इसके जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाती हैं। ओके, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है प्राइमरी स्ट्रक्चर को समझना कि यहाँ पर जो भी अमाइनो एसिड होंगे, कौन सा अमाइनो एसिड कौन से पोजीशन पे होगा, फर्स्ट पे कौन सा होगा, सेकंड पे कौन सा होगा, थर्ड पे, सेवंथ पे, 8, 9 और 20 नंबर पे कौन सा अमाइनो एसिड होगा, ये फिक्स होता है। और इसको फिक्स करने वाला मॉलिक्यूल कौन सा होता है, डीएनए मॉलिक्यूल, जेनेटिक मटेरियल। डीएनए के पास में सारी के सारी इंफॉर्मेशन होती है। डीएनए से सबसे पहले किसका फॉर्मेशन होता है, आरएनए का फॉर्मेशन होता है। और क्योंकि जो डीएनए होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में।
न्यूक्लियस से ये बाहर नहीं आता है, साइटोप्लाज्म में नहीं आता है, वो अपनी जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको किस फॉर्म में बाहर भेजता है, इन द फॉर्म ऑफ आरएनए। और ये जो आरएनए है ये साइटोप्लाज्म में आकर किसके साथ में मिलकर, राइबोसोम के साथ में कंबाइन होकर किसका फॉर्मेशन करता है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। किसके अकॉर्डिंग, डीएनए के मैसेज के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर ऐसा हो कि किसी कारण से, किसी रीजन से, फिजिकल, केमिकल, कोई भी रीजन हो सकता है कि जो डीएनए है, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो प्रोटीन के बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा वो न्यूक्लियोटाइड आएगा, जिसमें हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बारे में स्टडी करेंगे, जिनमें डीएनए और प्रोटीन्स जनरली आएंगे। तो वहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से ये इनकी स्ट्रक्चर होती है और ये किससे मिलके बने होते हैं। उनमें अगर चेंज हो जाए फिजिकली या केमिकल फैक्टर की वजह से, उनमें किसी टाइप का चेंज हो जाता है, तो वो चेंज किस में भी आएगा, आरएनए में भी आएगा, और वो चेंज किस में भी आएगा, प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर में भी आएगा। और उसकी वजह से क्या होता है, काफी सारे क्या हो सकते हैं, डिजीज हो सकती है। उसका एक एग्जांपल हम बताएं यहाँ पर, सिकल सेल एनीमिया। कौन सा, सिकल सेल एनीमिया। ये एक डिजीज होती है, इनहेरिटेड डिजीज होती है। कैसी डिजीज होती है, इनहेरिटेड, मींस वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ये क्या हो सकती है, ट्रांसफर हो सकती है। सिकल सेल एनीमिया, इस सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि यहाँ पर देखो हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन एक टाइप की क्या होती है, प्रोटीन हीमोग्लोबिन। इसके अंदर टू पार्ट्स होते हैं हीमोग्लोबिन के अंदर, एक होता है हिम पार्ट जो जनरली किससे मिलकर बना होता है, आयरन इसके सेंटर में प्रेजेंट होता है, और दूसरा होता है ग्लोबिन। कौन सा पार्ट, ग्लोबिन पार्ट टू टाइप्स की जो है पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है। टू यहाँ पर क्या होती है, अल्फा चेन, एंड टू क्या होती है, बीटा चेन। अब क्या होता है कि कई बार म्यूटेशन की वजह से जो बीटा चेन है उसके बीटा चेन के अंदर बात करें तो अल्फा चेन जो है उसमें 141 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, और जो बीटा चेन होती है उसमें 146 के आसपास अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये फिक्स होता है। अब ये 141 का कौन सा सीक्वेंस होगा, क्या होगा, वो फिक्स होता है। उसमें अगर हम एक भी अमाइनो एसिड को इधर उधर करेंगे तो वो पूरा की पूरी उसकी जो है स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, उसकी वो जिन फैक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है बॉडी में, वो सब कुछ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है। तो हम बीटा चेन की बात करें तो यहाँ पर कौन सा 146 क्या होते हैं, अमाइनो एसिड्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। जनरली जो बीटा चेन होती है जो कि 146 लॉन्ग चेन है, इसका जो 6 नंबर वाला अमाइनो एसिड होता है वो जनरली कौन सा होता है, ग्लूटामिक एसिड। कौन सा होता है, ग्लूटामिक एसिड। क्योंकि यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो इनकी चेन की बात करेंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन के नेम है अल्फा एंड बीटा। तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन है तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सिंपली प्राइमरी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रही है। और मैंने अभी बताया कि अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर में कहीं भी एक सिंगल अमाइनो एसिड का चेंज होता है तो कंप्लीट फंक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हम बीटा चेन की बात कर रहे हैं। बीटा चेन का जो 6 नंबर वाला अमाइनो एसिड आता है वो कौन सा होता है, ग्लूटामिक एसिड। नॉर्मली कौन सा होता है, ग्लूटामिक एसिड। लेकिन डीएनए में म्यूटेशन की वजह से कई बार ये जो 6 नंबर वाला ग्लूटामिक एसिड है उसको कौन रिप्लेस कर देता है, इसकी जगह पर आ जाता है कौन सा, वेलिन अमाइनो एसिड। कौन सा आ जाता है, वेलिन अमाइनो एसिड। वेलिन अमाइनो एसिड आते ही यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन बनेगा, क्योंकि वेलिन आते ही ये बीटा स्ट्रक्चर या बीटा चेन है उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो गई, तो प्रोटीन की स्ट्रक्चर चेंज होगी, प्रोटीन की स्ट्रक्चर चेंज होगी, तो फाइनली जो हीमोग्लोबिन फॉर्म होता है वो एक डिफरेंट टाइप का हीमोग्लोबिन होता है जिसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और उसकी वजह से हमारी जो आरबीसी होती है जो कि जनरली बाइकॉन्केव शेप की होती हैं, वो कौन सी शेप की हो जाती है, सिकल शेप की हो जाती है। किस शेप की हो जाती है, सिकल शेप की हो जाती हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पर प्राइमरी स्ट्रक्चर कितना इंपॉर्टेंट होता है, ये एक बेस होता है। मतलब प्रोटीन की जैसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर आएगी, टर्सरी और क्वार्टनरी स्ट्रक्चर आएगी, लेकिन अगर उसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर में ही बहुत सारे चेंजेस हो गए या वही सही नहीं है तो आगे वाली जो स्ट्रक्चर है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल देखा किसका, सिकल
सेल एनीमिया में, जिसमें क्या होता है कि जो बीटा चेन होती है उसके 6 पोजीशन पे नॉर्मली कौन सा अमाइनो एसिड होना चाहिए, ग्लूटामिक एसिड, लेकिन ड्यू टू द म्यूटेशन इन डीएनए मॉलिक्यूल यहाँ पर कौन सा अमाइनो एसिड आ जाता है, वैलिन अमाइनो एसिड आ जाता है, और उसकी वजह से एक एबनॉर्मल टाइप के हीमोग्लोबिन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, और उसकी वजह से एक इनहेरिटेड डिजीज पर्सन्स के अंदर हो जाती है, और उसको क्या बोला जाता है, सिकल सेल एनीमिया। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बारे में। थैंक यू सो मच।